सेमेस्टर 4 वालों के लिए, जिनका भी सेशन 23 से 27 है, उनके लिए आपका जो सब्जेक्ट है मेजर 7 इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, उसके लिए हम लोग वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे आंसर के साथ। इस वीडियो में हम लोग जो है वो दोस्तों थियोरी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, जो आपके सेमेस्टर 7 यानी कि मेजर 7 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो को देखिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जहाँ तक हो पाया हमने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। तो देखिए, क्वेश्चन जो आपका थियोरी टाइप है उसको आपको कुछ कुछ थियोरी क्लियर कर लेना है, क्योंकि बहुत सारा थियोरी भी पूछा जाता है और आपका न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आता है, तो न्यूमेरिकल्स पर ज़्यादा ध्यान देना है आपको। तो देखिए, थियोरी में हमने लिया है कि फलन क्या है, फलनों के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। तो ये देखिए पहले ही पूछा जा चुका है, यानी जब आपका मेजर 7 का एग्ज़ाम हुआ था प्रीवियस सेमेस्टर वालों का, तब ये पूछा जा चुका था, इसलिए हमने ये क्वेश्चन लिया है। तो चलिए समझेंगे आखिर इसका आंसर आखिर क्या है, फलन के विभिन्न प्रकार वगैरह। ठीक है, तो देखिए अर्थशास्त्र में एक फलन दो चरों के बीच के कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है। यदि एक चर y का मान दूसरे चर x पर निर्भर करता है तो हम कहते हैं कि x यानी y x का एक फलन है। इसे प्रतीकात्मक रूप से इस प्रकार लिखा जा सकता है, जैसे कि देखिए y बराबर f अंडर रूट x। तो ऐसे देखिए अर्थ कहने का मतलब ये है, जो आपका इकोनॉमिक्स है उसमें फलन किसे बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक चर में y है, दूसरे चर में x है, और दोनों को एक साथ जब लिखा जाता है तो लिखा जाता है कि y x का एक फलन है। ठीक है, तो वही आपका फलन होता है। देखिए नीचे हम लोग समझेंगे, यहाँ y जो है आपका वो आश्रित चर है, यानी इसका मान बदलता जाता है। जैसे कि मांग वगैरह बढ़ते रहता है तो इसका इसका मान जो है बदलते रहता है। फिर आपका x हो गया, जिसको बोलते हैं स्वतंत्र चर, जो परिवर्तन का कारण बनता है। यानी जैसे कि ये भी बदलता है, लेकिन ये जो है परिवर्तन का कारण बनता है, जैसे कि कीमत वगैरह बदलना। फिर f, यह उस समय या फिर संबंध को दर्शाता है जो x और y को जोड़ता है, तो उसे ही ये f जो है वही दर्शाता है। तो ये सभी था आपका फलन के बारे में। आगे इसके प्रकार देखेंगे तो फलन के प्रमुख प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार है वो देखेंगे। तो देखिए अर्थशास्त्र ऑनर्स, देखिए अर्थशास्त्र के हिसाब से देखिए इसे बहुत सारे भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला हम लोग का हो जाता है रेखीय फलन, जिसको बोलते हैं लाइनर फंक्शन। लाइनर फंक्शन दोस्तों, जब दो चरों के बीच परिवर्तन की दर स्थिर रहती है तो उसे जो है रेखीय फलन कहते हैं। इसका ग्राफ एक सीधी रेखा होती है। समीकरण जो इसका होता है वो y बराबर a प्लस बी एक्स। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि जब दो चर, जैसे मान लीजिए y या फिर y और x, ठीक है, उन दोनों के बीच जो परिवर्तन का दर है वो स्थिर रहती है, यानी कि रुका हुआ रहता है, तो उसे ही रेखीय फलन कहते हैं। और इसका ग्राफ जो है एक सीधी रेखा में होती है। तो इसका समीकरण y बराबर a प्लस बी एक्स होता है। आर्थिक उदाहरण इसका लिया जाए तो एक सरल मांग फलन q बराबर a माइनस बी, यहाँ कीमत में प्रति इकाई परिवर्तन से मांग में समान मात्रा की कमी आती है। तो ये आर्थिक उदाहरण लिया गया। दूसरा जो आपका है वो गैर रेखीय फलन, जिसको बोलते हैं नॉन लाइनर फंक्शन। ठीक है, तो जब चरों के बीच परिवर्तन की दर स्थित होती है, यानी जब चर है जैसे कि y चर x चर, तो उसके बीच जो है परिवर्तन की दर जो है वो स्थिर नहीं रहती है, बदलती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं गैर रेखीय फलन, उसको कहते हैं, या फिर नॉन लाइनर फंक्शन भी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है निम्नलिखित चीज़ आते हैं, जिसमें आते हैं दीर्घात फलन। इसमें चर की अधिकतम जो घात रहती है वो 2 रहती है। जैसे कि मान लीजिए y बराबर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अर्थशास्त्र में अगर देखा जाए तो औसत लागत चक्र, जिसको बोलते हैं AC, और सीमांत लागत वक्र जो कि MC, अक्सर U आकार के होते हैं, जो इसी फलन को दर्शाते हैं। यानी कि जो दीर्घात आपका फलन है वो रेखा पर ऐसे दिखता है, ठीक है, U आकार का। ठीक है, तो ये है। फिर है घातीय फलन दोस्तों, कि जब स्वतंत्र चर घातक के रूप में हो, जैसे कि y बराबर ax, तो यह जनसंख्या जो है वृद्धि या फिर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना में प्रयुक्त होता है। तो ये 2 तरह से जो है आपका नॉन लाइनर फंक्शन दिखाता है। आगे देखेंगे तीसरा जो है वो है एकचर और बहुचर फलन। एकचर फलन क्या है? तो एकचर फलन होता है कि जब आश्रित चर केवल एक ही स्वतंत्र चर पर निर्भर हो, जैसे कि d बराबर f अंडर रूट p, तो ये केवल जो है
कीमत पर ही निर्भर हो, मतलब सिर्फ एक ही चीज़ पर जब निर्भर होता है, एक ही आश्रित चर पर निर्भर होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं एक चर फलन। फिर है बहुचर फलन, तो सीधा समझिए जो अधिक यानी एक से अधिक कारकों पर निर्भर हो तो उसे बोलते हैं बहुचर फलन। जैसे कि आप देख सकते हैं डी बराबर एफ अंडर रूट में पी पी एस वाई टी, मांग जो कीमत, संबंधित वस्तुओं की कीमत, आय और रुचि पर ये सब निर्भर रहता है। ठीक है, तो ये था आपका एक चर और बहुचर फलन। आगे है दोस्तों जो आपका चौथा है वो है समरूप फलन, जिसको बोलते हैं हेमोजीनियस फंक्शन। यह उत्पादन फलन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि सभी स्वतंत्र चर को एक निश्चित अनुपात k से बढ़ा दिया जाए तो परिणाम जो है वो भी एक निश्चित अनुपात में ही बढ़ेगा, तो इसलिए इसे बोलते हैं समरूप फलन। यानी कि मान लीजिए कोई भी फलन, मान लीजिए कोई एक फलन है, उसको अगर एक निश्चित रूप में बढ़ाया जाए तो उसका जो उत्पाद है, उसका परिणाम है, वो भी वही अनुपात, वही निश्चित अनुपात में बढ़ता है, तो इसीलिए इसे बोलते हैं समरूप फलन। ठीक है, जिसमें आता है आपका कोब डॉगलस फंक्शन भी इसे बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कोब डॉगलस उत्पादन फलन। इसका जो सूत्र होता है वो होता है Q बराबर ALA/KB। ठीक है, इसका प्रमुख उदाहरण अगर देखा जाए तो जिसका उपयोग जो है पैमाने के प्रतिफल मापने में होता है। ठीक है, तो इसका फलन का उपयोग जो है वो पैमाने का प्रतिफल मापने के लिए किया जाता है। फिर आगे हम लोग का हो गया वो है प्रतिलोम फलन दोस्तों। तो यदि y और x फलन है तो x को भी y के फलन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी कह रहा है कि अगर मान लीजिए y और x फलन है तो x को भी y के रूप में ही व्यक्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि मांग फलन q बराबर f अंडर रूट p है तो कीमत फलन जो है वो p बराबर f माइनस 1 की अंडर रूट q होगा, और इसे ही हम लोग जो है वो इसे मार्शल का मांग चक्र भी कहते हैं, मांग वक्र भी कहते हैं। तो ये था आपका प्रतिलोम फलन। आगे देखेंगे दोस्तों तो बोल रहा है कि हमने उसका प्रकार देख लिया। ठीक है, यानी फलन के जितने भी प्रकार के थे वो हमने देख लिया। क्वेश्चन है ये जो प्रकार वगैरह सब था तो सब देखना है। तो देखिए इसमें अब देखेंगे इसका फलन का अनुप्रयोग यानी कि इसका एप्लीकेशन। ठीक है, यानी कहाँ कहाँ इसका काम आता है। तो देखिए इसका उपयोग जो है वो निम्नलिखित है, जिसमें पहला हो गया इष्टमीकरण, जिसको बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन। ठीक, ऑप्टिमाइजेशन लाभ को अधिकतम और लागत को न्यूनतम करने के लिए फलनों के अवलोकन का उपयोग होता है, तो ये ऑप्टिमाइजेशन के लिए। फिर है संतुलन विश्लेषण के लिए यानी इक्विलिब्रियम एनालिसिस, जहां मांग फलन और पूर्ति फलन एक दूसरे को काटते हैं, जैसे कि QD बराबर QS, वहां बाजार का संतुलन निर्धारित होता है, तो ये है संतुलन विश्लेषण में भी इसका उपयोग होता है। फिर है सीमांत अवधारणाएं, जिसको बोलते हैं मार्जिनल कॉन्सेप्ट्स, कुल उपयोगिता फलन, कुल लागत फलन या फिर कुल राजस्व फलन का ढाल निकालकर सीमांत मान प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी जो है उपयोग हैं जहां उपयोग किए जाते हैं फलन का। निष्कर्ष देखते हैं तो लिखा है दोस्तों कि अर्थशास्त्र में फलन जो है वो केवल एक गणितीय समीकरण नहीं है, बल्कि वे आर्थिक सिद्धांतों को सटीक और वैज्ञानिक रूप से प्रदान करने के उपकरण भी हैं। बिना फलन के जटिल आर्थिक संबंध वगैरह को जो है समझना और उसका पूर्व अनुमान लगाना कठिन होता है, इसलिए ये जो है अर्थशास्त्र में फलन का बहुत ही बड़ी भूमिका भी रहती है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है पूरे 15 मार्क्स के लिए, आपको हर हाल में कर लेना। बोलेगा कि अर्थशास्त्र में गणित की भूमिका का वर्णन कीजिए या फिर व्याख्या कीजिए, तो इसे आपको क्लियरली अच्छे से पढ़ लेना है, कर लेना है। आंसर है कि आधुनिक अर्थशास्त्र के अब केवल सैद्धांतिक विवरणों तक सीमित नहीं है, यह एक अर्धवैज्ञानिक विषय बन चुका है। गणित अर्थशास्त्रियों को वह भाषा और उपकरण प्रदान करता है जिससे वे जटिल सामाजिक और आर्थिक व्यवहारों का विश्लेषण कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है जो आपका अर्थशास्त्र है यानी कि इकोनॉमिक्स है, ठीक है, वो अब जो है वो सिर्फ नॉर्मल बन के नहीं रहा, उस सीमित नहीं है, वो जो है वो अर्ध वैज्ञानिक विषय बन चुका है और इसमें जो है बहुत ज़्यादा गणित का जो है बहुत ज़्यादा भूमिका रहती है। इसी के माध्यम से जटिल सामाजिक और आर्थिक व्यवहारों का विश्लेषण किया जा सकता है। इसीलिए गणित जो है
अर्थशास्त्र में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। चलिए आगे देखेंगे, लिखा है कि आर्थिक सिद्धांतों का सूत्रीकरण। गणित जो है वो आर्थिक विचार को स्पष्टता, संक्षिप्तता प्रदान करती है। साहित्य भाषा में दी गई परिभाषाएं जो है वो स्पष्ट हो सकती है, लेकिन गणितीय समीकरण संदेह की गुंजाइश नहीं हो छोड़ते। यानी कि कहने का मतलब ये है, आप अगर कुछ लिख के भाषा दीजिएगा, परिभाषा दीजिएगा, तो वो अस्पष्ट हो सकता है इकोनॉमिक्स के लिए, लेकिन अगर आप जो है मैथमेटिकल तरीके से अगर देते हैं तो वो जो है संदेह की गुंजाइश ही नहीं होती। वैसे जैसे उदाहरण के लिए ले लीजिए कि यदि हम कहें कि कीमत बढ़ने पर मांग घटती है, तो यह एक सामान्य कथन है, बहुत लोगों को समझ नहीं आएगा, समझ आता है लेकिन फिर भी। लेकिन अगर जब हम इसे QD बराबर 100 - 5P के रूप में लिखते हैं, यानी कि सूत्र के हिसाब से मैथमेटिकल समीकरण के रूप में अगर लिखते हैं, तो ठीक ठाक से पता चलता है और कीमत में 1 रुपये की वृद्धि में मांग की कितनी कमी आई वो भी आप निकाल सकते हैं। तो इसलिए जो है गणित बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे देखिए, इसका जो है इष्टमीकरण और आकलन, ठीक है, यानी कहने का मतलब जो है वो आपका ऑप्टिमाइजेशन वगैरह। तो अर्थशास्त्र का मूल चयन और दुर्लभता है, ठीक है। सीमित संसाधनों के अधिकतम प्राप्त लाभ करने के लिए डिफरेंशियल कैलकुलस का उपयोग किया जाता है। यानी इसका उपयोग करके जो है वो सीमित संसाधनों को अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जिसमें लाभ अधिकतमीकरण, जिसको बोलते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। एक फर्म वह उत्पादन करती है जहां जो है फलन का प्रथम अवलोकन शून्य हो और द्वितीय अवलोकन जो है ऋणात्मक हो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कोई फार्म है, ठीक है, वहाँ कुछ भी उत्पादन हो रहा हो, उसका लाभ फलन जो है वो प्रथम अवलोकन शून्य होता है और दूसरा अवलोकन जो है ऋणात्मक होता है, यानी कि 0 होता है। तो ये कहने का मतलब है। आगे आपका हो गया लागत न्यूनतमीकरण, ठीक है, यानी कॉस्ट मिनिमाइजेशन। फर्म आगतों के उस संयोजन को खोजती है जहां उत्पादन की लागत कम होती है, तो वहाँ खोजती है। तो ये आपका है। आगे है साम्य या फिर संतुलन विश्लेषण। तो देखिए, अर्थशास्त्र में संतुलन की स्थिति तब होती है जब कोई भी पक्ष अपनी स्थिति को बदलने के लिए जो है इच्छुक होता है, यानी इच्छुक ना हो तब ये होती है। यानी कहने का मतलब जो आपका अर्थव्यवस्था होती है उसमें संतुलन की स्थिति तभी होती है जब मान लीजिए कोई पक्ष है उसको बदलना ही नहीं चाह रहा हो, तब उसे जो है संतुलन ही रह जाती है, ठीक है। तो गणितीय समीकरण की सहायता से हम जो है बाजार संतुलन की गणना कर पाते हैं, जिसमें पहला हो गया स्थिर बनाम गतिशील संतुलन, यानी स्टैटिक्स वर्सेस जो है आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम, यानी रैखिक बीजगणित, जिसको लाइनर अलजेब्रा बोलते हैं, उसका उपयोग करके हम एक ही समय में कई वस्तुओं के बाजारों का विश्लेषण कर सकते हैं। तो ये सब बताया जा रहा है। फिर आगे हो गया हम लोग का जो कि है अर्थमिति और डेटा विश्लेषण। गणित और सांख्यिकी के मिलन से अर्थमिति का जन्म हुआ है। यह अर्थव्यवस्था यानी अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो सिद्धांतों को वास्तविक डेटा पर परखती है। यानी कहने का मतलब ये है जो आपका गणित है, स्टैटिक्स है, ठीक है, ये दोनों का मिलने से जो है आपका पैदा हुआ है अर्थमिति, और यही जो है अर्थव्यवस्था की वो शाखा है जो कोई भी सिद्धांत को जो है रियल डाटा में निकाल के देती है। तो ये है, जिसमें पहला हो गया हम लोग का रिग्रेशन विश्लेषण, जिसको बोलते हैं रिग्रेशन एनालिसिस। इसके माध्यम से अर्थशास्त्री यह मापते हैं कि शिक्षा का स्तर किसी व्यक्ति की आय को कितना प्रभावित करता है या फिर ब्याज दरों में बदलाव या निवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसी के माध्यम से नापा जाता है, मापा जाता है। आगे हम लोग का है नीति निर्धारण, यानी सरकार जो है कोई भी बजट हो गया या फिर मौद्रिक नीति वगैरह को तैयार करने के लिए भी जो है अर्थमितियाँ मॉडलों पर ही निर्भर रहती है। तो ये सभी चीज़ें हैं। आगे आपका है खेल सिद्धांत, यानी यह आधुनिक अर्थव्यवस्था का एक क्रांतिकारी हिस्सा है। यह गणितीय मॉडल उन स्थितियों का विश्लेषण करता है जहां एक व्यक्ति का निर्णय दूसरे के निर्णय पर निर्भर होता है, जैसे कि कोई भी ओलंपिक वगैरह हो गया, उन सभी चीज़ों में। इसमें जॉन नाश के गणितीय सिद्धांतों का उपयोग प्रतिस्पर्धा और सहयोग को समझने के लिए किया जाता है। यानी कि खेल जगत में भी जो है अर्थशास्त्र का बहुत उपयोग किया जाता है और उसमें खास करके गणितीय मॉडल का, ठीक है,
कोई भी चीज़ों को समझने के लिए। तो ये सभी चीज़ें आगे देखिए, आगे आपका है कि मैट्रिक्स बीजगणित और इनपुट आउटपुट विश्लेषण। नोबेल पुरस्कार विजेता जो है वेस्ली लियोनथिफ ने इनपुट आउटपुट मॉडल विकसित किया जो पूरी तरह से मैट्रिक्स बीजगणितीय पर आधारित है। यह मॉडल यह समझने में मदद करता है कि अर्थव्यवस्था का एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र को कैसे प्रभावित करता है। तो ये आपका इनपुट आउटपुट मॉडल है, उसी के माध्यम से जो है आप समझ पाते हैं अच्छे से। मैट्रिक्स बीजगणित पर आधारित है ये, इसी से आप जो है कोई भी एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र पर जो है कैसे प्रभावित करता है, कैसे इफेक्ट डालता है, वो समझ सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे जो कि है अंतर और समकालन गणित। समकालन अगर देखा जाए तो इसका उपयोग जो है उपभोक्ता अधिशेष जिसको बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस और उत्पादक अधिशेष की गणना करने के लिए किया जाता है। फिर है समय के साथ परिवर्तन। आर्थिक विकास के मॉडल समय के साथ पूंजी संचय और जनसंख्या वृद्धि का विश्लेषण करने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन का उपयोग करते हैं। तो ये समझ लीजिए, सीधे समझ लीजिए, इकोनॉमिक्स में जो है मैथ का बहुत बड़ा भूमिका है। आपको जो है थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा क्योंकि ये जो आपका मेजर सब्जेक्ट 7 जो है वो थोड़ा हार्ड है और थोड़ा समझने और अच्छे से पढ़ने का सब्जेक्ट है। इसको आप जो है नॉर्मल से पढ़ के नहीं पूरा कर पाइएगा। निष्कर्ष देखिए लिखा है कि गणित अर्थशास्त्र के लिए वही कार्य करता है जो भौतिकी के लिए करता है। यह उसे एक अनुभव जय आधार प्रदान करता है। हालांकि गणित की अपनी सीमा है, ठीक है, फिर भी यह आर्थिक समस्या के तार्किक समाधान और सटीक भविष्यवाणियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यानी कहने का मतलब है जैसे ही गणित जैसे अर्थव्यवस्था में काम करता है वैसे ही आपका फिजिक्स वगैरह में भी काम करता है। तो समझ लीजिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आगे जो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि हमारा थ्योरी का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग जो है न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है थ्योरी का, जो बोल रहा है कि आव्यूह सारणी जिसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स के महत्वपूर्ण गुणों को उदाहरण सहित समझाइए। तो चलिए आंसर समझेंगे। लिखा है कि सारणिक वर्ग अवयवों से समृद्ध एक विशेष संख्यात्मक मान होता है। सारणीय के गुणधर्मों का उपयोग बड़ी गणनाओं को सरल बनाने और रेखीय समीकरणों का निकाय को हल करने के लिए किया जाता है। इसका मुख्य गुणधर्म जो है निम्नलिखित है, जिसको हम लोग नीचे समझेंगे। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये जो आपका सारणिक है, ठीक है, जिसको डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं, वो किस लिए है, तो कोई भी आपका जो है गणना वगैरह हो गया उसको सरल बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए एक एक करके इसका गुणधर्म देखते हैं, जिसमें पहला हो गया परिवर्त का गुण, यानी प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज। यदि किसी सारणी की सभी पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर बदल दिया जाए तो सारणी का मान जो है अपरिवर्तित हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी सारणी को जो है पंक्ति में बदल दिया जाए, पंक्ति के स्तंभ में, और स्तंभ को जो है पंक्तियों में बदल दिया जाए तो इसका जो है मान जो होता है वो अपरिवर्तित हो जाता है, यानी कि वो परिवर्तित नहीं होता है। जिसमें देखिए ये आपका लिखा गया है परित्यागात्मक रूप, यानी कि A बराबर AT। उदाहरण अगर देखा जाए तो ये आपका कहलाता है डेल्टा। डेल्टा बराबर A1 A2 B1 B2 है, तो A1 A2 B2 का जो है मान जो है डेल्टा ही रहेगा, तो ऐसा कहना है, ठीक है। आगे आपका देखिए दूसरा इसी में है कि आसन पंक्तियों या फिर स्तंभों का विनिमय का गुण, यानी इंटरचेंज प्रॉपर्टी। यदि कोई सारणी की कोई भी दो पंक्ति या फिर दो स्तंभ को आपस में बदल दिया जाए तो सारणी की संख्यात्मक मान वही रहती है लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है। उदाहरण के लिए यदि डेल्टा बराबर 5 है और हम जो है आर को जो है R2 बड़ा कर देते हैं, यानी पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति को बदल देते हैं तो नया मान हो जाता है -5 हो जाता है, ठीक है। तो यह कहने का मतलब है। तीसरा हमारा हो गया सर्वसम पंक्तियों का गुण, यानी कि आइडेंटिकल रो या फिर कॉलम प्रॉपर्टी। यदि किसी सारणी की कोई भी दो पंक्तियों या फिर दो स्तंभ का समान हो और उसका सारणिक मान सदैव शून्य ही होता है, यानी कह रहा है कि सारणी का कोई भी दो पंक्ति हो या फिर दो स्तंभ हो, वो अगर सेम हो तो उसका मान जो है हमेशा 0 ही रहता है। उदाहरण के लिए देखिए ये आपका उदाहरण दिया गया है दोस्तों।
उदाहरण है डेल्टा बराबर 2 1 2, फिर 3 4 3 5 7 5 ये दिया है। फिर यहाँ R1 और R3 जो है समान है, तो इसका मान हो जाएगा डेल्टा बराबर 0 समझ लीजिए, शून्य बताया गया ना, तो ये है। ठीक है, आगे जो है चौथा वो है शून्य पंक्तियों का गुण, यानी जीरो एलिमेंट प्रॉपर्टी। यदि किसी सारणी की किसी भी एक पंक्ति या फिर स्तंभ सभी अवयव शून्य हो तो उसका सारणिक मान शून्य हो जाता है। उदाहरण के लिए देखिए डेल्टा और ये सब अंक है, लेकिन इसका मान जो है 0 हो गया, तो वही कहने का मतलब है यहाँ मान कुछ भी होता तो 0 ही होता। आगे पांचवा है कि अदिश गुणन का उपयोग, यानी अदिश गुणन का उपयोग सेकुलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। यदि किसी सारणी की किसी एक पंक्ति या फिर स्तंभ के सभी अवयवों को किसी अचर संख्या k से गुना किया जाए तो पूरे सारणी का मान जो है k गुना हो जाता है। उपयोग देखा जाए तो इस गुण की सहायता से हम जो है किसी पंक्ति में कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, यानी इसका उपयोग करके हम किसी पंक्ति में उसका कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं, तो ये इसका गुण है। आगे देखिए उदाहरण दिया है, देखिए उदाहरण है दोस्तों, इसको तोड़ा गया यानी k को निकाला गया, देखिए k निकाल दिया गया है, तो A C B D सेम है, यानी k बाहर निकाल दिया, बाकी आपका लिख दिया। आगे छठा है योग का गुण, यानी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। यदि किसी सारणी की किसी एक पंक्ति या फिर स्तंभ के अवयव को दो पदों या फिर दो पदों के योग में हो तो उस सारणी के दो अलग अलग सारणिकों का योग जो है रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी कह रहा है कि मान लीजिए कोई सारणी की एक पंक्ति या फिर स्तंभ जो है उसका अवयव दो पद में है, ठीक है, दो पद के युग में है, तो उस सारणी का दो अलग अलग सारणी का योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जिससे देख लीजिए उदाहरण में ये आपका समीकरण दिया है, इसको दो प्रकार से लिखा गया है, तो वही कहने का मतलब है आपका छठा। आगे सातवां है कि अचर जोड़ घटाव का गुण, यानी यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति में किसी दूसरी पंक्ति का कोई गुणज या फिर मल्टीप्लाई जोड़ा या घटाया जाए तो सारणी का मान जो है कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यानी अगर कोई सारणिक है तो किसी भी पंक्ति की दूसरी पंक्ति में कोई भी चीज़ किया जाए, या तो गुना किया जाए, जोड़ा जाए, घटाया जाए, तो उस सारणी का मान जो है नहीं बदलता है, तो ये कह रहा है। आगे देखिए जो आपका अर्थशास्त्र में जो है इसका उपयोग क्या है तो वो देखेंगे। तो देखिए क्रेमर नियम यानी बाजार संतुलन और राष्ट्रीय आय मंडल को हल करने में इसका उपयोग किया जाता है। फिर इनपुट आउटपुट विश्लेषण के लिए, यानी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के अंत संबंधों को समझने में इसका उपयोग किया जाता है। फिर ऑप्टिमाइजेशन के लिए, यानी बाबर्ड हेसियन जो है उसके माध्यम से उपभोक्ता की उपयोगिता अधिकतम करने की स्थिति की जांच करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सभी हमारा जो था वो मतलब थियोरी टाइप का क्वेश्चन था, हमने 3 ही लिया है, 3 ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके सिवा भी आप कुछ करना चाहें तो थियोरी आप इजीली कर सकते हैं। अब हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो पूछा जाता है, ठीक है, अच्छे से समझेंगे दोस्तों। तो देखिए आपका न्यूमेरिकल्स जो है दोस्तों उसका क्वेश्चन नंबर पहला जो हमारा है वो है क्वेश्चन की निम्नलिखित फलन की सीमा ज्ञात कीजिए। यानी जो फलन दिया गया है, देखिए ये आपका फलन है, ये क्वेश्चन है, इसका लिमिट्स ज्ञात करना है, इसका सीमा ज्ञात करना है। तो चलिए आंसर हम लोग समझेंगे और अच्छे से बताएंगे। तो समझ लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन है, इस जगह पर कोई भी अंक लिखा रहा है तो आपको इसी तरह बनाना है जिस तरह हम बता रहे हैं, आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक भी देंगे। तो देखिए आंसर लिखा है कि जब x बराबर इन्फिनिटी हो, यानी कि 0 हो, समझ लीजिए इन्फिनिटी होता है, तब उसका जो उच्चतम घात जो है, यानी जो अगर आपका यहाँ क्वेश्चन में x बराबर इन्फिनिटी दिया है तो उसका जो हाईएस्ट पावर होगा तो उसका जो है उसके पद का प्रभाव होता है। जैसे कि देखिए अंश जो आपका है, यानी ऊपर वाला जिसको नोमिनेटर बोलते हैं और नीचे वाला जिसको हर बोलते हैं डिनोमिनेटर बोलते हैं, तो x2 सबसे बड़ी घात है। यानी इसमें अगर देखा जाए आपका तो इस क्वेश्चन में जो आपका सबसे बड़ा जो है नोमिनेटर है दोस्तों वो कौन सा है, तो इसमें x2 सबसे बड़ी घात है। डोमिनेटर तो ऊपर आपका वो अलग चीज़ है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा घात जो है वो 2 स्क्वायर है, 3 नहीं है, 4 नहीं है ना, तो यही आपका है। तो अगर देखा जाए तो इसको आपको बाहर निकालना है, तो x2 से भाग करते हैं सभी को, तो ये सभी को जैसे ये देखिए ये आपको सेम लिख देना है, और ये जो आपका ऊपर क्वेश्चन है उसमें सबको भाग कर देना, जिसे हमने किया 9 को 9 लिख दिया, 5 को 5 लिख दिया। फिर देखिए 3x,
इसमें 3x को कर दिया, फिर 7x, यानी इस सभी को जो है आपको भाग कर देना है। उसके बाद जो है जब आप x को इन्फिनिटी मांगते हैं तो इन सभी जितने भी है x में ये सभी को इन्फिनिटी मान लेना है, ठीक है। इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा वो 9 बराबर 5 हो जाएगा। ये थोड़ा सा आपको समझ नहीं आया होगा, फिर से हम समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। आप क्वेश्चन में अब जब भी देखिएगा कि x बराबर इन्फिनिटी है, तब आपको दूसरा काम जो करना है, ये पहला काम हो गया देखना, दूसरा काम हो गया इसका घात देखना, घात कौन सा है ज़्यादा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ x बराबर 2 है, लेकिन आपको यहाँ एक चीज़ और ध्यान देना है कि आपका जो है सभी को फिर x2 से गुना कर देना है। अगर वहाँ x3 है तो x3 से गुना कर देना है। उसके बाद जो भी अंक है आपका बचा हुआ जो सिर्फ x में होगा, इन सभी अंक को, यानी कि देखिए यहाँ 3x हो गया आपका, 7x² हो गया, 4x2 हो गया, तो यानी इन सभी को निकाल के इन सभी का मान जो कि x बराबर इन्फिनिटी है तो ये सभी 0 हो जाएंगे। तो आपका बच जाता है 9/5, ठीक है। तो यही 9/5 जो है आपका वो आंसर है। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे, आशा है, ठीक है। और एग्जाम्पल हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक देते हैं कि अगर मान लीजिए आपका कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको बिना कुछ लिखे उके आपको जो सबसे मतलब बड़ा वाला हाईएस्ट नंबर रहेगा, जैसे कि मान लीजिए 9/5 है तो आपको इसी तरह आंसर लिख देना। देखिए अब एग्जाम्पल में हमने कुछ कुछ लिया है। देखिए क्वेश्चन आपका ये है, तो इसमें आपका देखिए घात क्या है, घात है आपका x/2, और सबसे बड़ा अंक इसमें देखिए क्या है, घात में है, तो यही आपका जो है जो घात के साथ जो अटैच रहेगा तो यही आपका आंसर हो जाएगा 4/2। फिर इसी में देखिए ये है, इसमें x3 है, इसका आंसर होगा 7/3। तो ऐसे करके आप जो है आंसर शॉर्ट में भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको जो है एग्जाम हॉल में लॉन्ग में लिखना है ताकि आपको आंसर मिले और अच्छे मार्क्स मिले। दूसरा क्वेश्चन हो गया हम लोग का कि यदि आपका ये सभी लिखा हुआ है, ठीक है, ये सभी लिखा हुआ है तो आपको ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये कैसे करना है वो भी हम आपको बहुत ही ईजी तरीके से बताते हैं। सबसे पहले आपको ए और बी के सभी अवयव यानी जो भी एलिमेंट्स है उन सभी को मिलाकर एक नया एलिमेंट बनाना है, और कैसे बनाना है वो ध्यान दीजिए। देखिए पहले आप ए और बी के एलिमेंट्स को देख लीजिए। ए में आपका है 1 2 3 4, फिर है बी में 2 4 6 8। तो ऐसे करके आपको देखिए यहाँ लिखना है। जैसे ए वाला हमने लिख लिया 1 2 3 4, बी वाला 2 6 4 8 लिख लिया। अब ये चीज़ देखिए, तो आपका जो ए और ये है, ये जो सिंबल है ए यू बी वाला, तो इसके बराबर जो आपका होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों में जो भी अंक है उसको एक ही बार लिखना है। 2 अंक है तो उसको एक ही बार लिखना है, 1 अंक है फिर भी एक ही बार लिखना है, यानी रिपीट नहीं होना चाहिए। यानी एग्जाम्पल देखिए, तो 1 यहाँ लिखा है तो 1 हमने लिख दिया, ठीक है, 1 लिख दिया। अब देखिए 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये मत सोचिएगा 2 बार लिखना है, हमको एक ही बार लिखना है। तो 1 बार हमने लिखा। फिर 3 है, 3 लिख लिया। अब देखिए आपका जो है 4 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 2 बार नहीं एक ही बार लिखना है। 1 बार रहा है फिर भी एक ही बार, 2 बार रहा है फिर भी एक ही बार, ये ध्यान रखिएगा। फिर 6 और 8 हमने लिख दिया, तो ऐसा एक नया बना लिया। उसके बाद क्या करना है आपको, देखिए ये स्टेप 1 आपका कंप्लीट हो जाता है। अब स्टेप 2 में आपको क्या करना है, जितने भी आपका अंक है यानी कि यू में जो भी अंक है उसमें ए यू बी को घटा देना। यानी कि यहाँ देखिए हमने जो क्वेश्चन वाला काम किया था वो ए और बी से लिया था, यू वाला कुछ नहीं किया था। तो ये जो है ये सभी अंक को ले लेना है, और आपका जो अंक ये आया था, यानी ये आपका अंक आया था ए और बी से निकाल के जो नया अंक बनाए थे उसको इसमें घटा देना है। तो चलिए घटा देते हैं। तो देखिए हमने यू वाला जो अंक है वो यहाँ लिख दिया है दोस्तों, जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है हमारा। फिर ये जो नया वर्ड हमने बनाया था जो 1 से लेकर 6 8 तक है वो लिख दिया। तो इसमें घटा देना है। तो देखिए 1 का 1 कट जाएगा, 2 का 2 कट जाएगा, 3 का 3 कट जाएगा, 4 का 4 कट जाएगा, 5 का 5 कट जाएगा, 6 का 6 कट जाएगा, सॉरी 6 नहीं कटेगा, ठीक है, 6 है ही नहीं, 6 है, 6 कट गया, ठीक है, 7 नहीं कटेगा, सॉरी 7 नहीं कटेगा आपका। फिर 8 कट गया, तो आपका बच गया, देखिए क्या बच जाता है, यहाँ 5 भी नहीं है, हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। देखिए यहाँ जो है सभी घटा दीजिएगा तो आपका बच जाएगा 5, आपका 7 और 9, ये 3 इसमें नहीं है, तो यही 3 आपका बच जाता है और यही 3 आपका आंसर हो जाता है। तो देखिए बहुत ही ईजी है। सबसे पहले क्या करना है, आपके जो भी क्वेश्चन में ए और बी रहेगा उन दोनों को मतलब उन दोनों को लिख देना है। उसके बाद नया वर्ड निकालना है, यानी उन सभी के अंदर जितने भी वर्ड दिए हैं, जो 2 बार है वो भी 1 बार लिखना है, जो 1 बार है वो भी 1 बार लिख के नया वर्ड बनाना है। उसके बाद जो यू रहेगा उसमें से इसको घटा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए बहुत ही ईजी है।
अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि यदि मांग और आपूर्ति के नियम इस प्रकार है, जैसे कि मान लीजिए डी बराबर 20 माइनस 4p तथा एस बराबर 10p माइनस 8 है, तो उसका जो है संतुलन मूल्य और उसका संतुलन मात्रा ज्ञात कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम आपको बताते हैं। तो देखिए इसको बहुत ही इजी तरीके से हमने लिखा है। तो इसको जो है आंसर आपको कैसे लिखना है, आपको एग्जाम में थोड़ा सा आप बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं, लेकिन पहले ट्रिक वगैरह समझ लीजिए, कैसे बनाना है वो समझ लीजिए। तो देखिए स्टेप 1 हमने लिया है कि आपका डी जो है डी बराबर एस होता है, ठीक है। ये स्टेप 1 बस हमने इतना ही लिया। अब स्टेप 2 में जो हमने क्या लिया है, समीकरण का मान रख लेते हैं जो भी क्वेश्चन में दिया गया है। देखिए क्वेश्चन में डी बराबर हमारा क्या है 20 माइनस 4p, तो देखिए हमने लिख दिया 20 माइनस 4p दोस्तों। अब दूसरा हमारा क्या है, एस बराबर जो है 10p माइनस 8 है, तो हमने वो भी लिख दिया एस बराबर 10p माइनस 8। अब आपको क्या करना है वो देखिए, तो इन दोनों को जो है ऐसे लिख देना है, ठीक है। ऐसे आपको लिख देना, ये डी हटा के ऐसे लिख देना। उसके बाद p को एक तरफ लिख देना है, यानी जो भी p वाला अंक है उसको एक तरफ और अंक वाले को एक तरफ लिख देना है। तो देखिए p वाला मेरा कौन सा है 4p है और इधर 10p है, ठीक है। तो देखिए इधर हमने 10p और 4p को इधर लिख दिया, ठीक है, राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में हमने लिख दिया 20 प्लस 8। देखिए ये माइनस में है इधर, तो इधर आके प्लस में हो गया, और ये देखिए आपका प्लस में है इधर जाके, और ये प्लस माइनस ये भी प्लस हो गया, यानी दोनों प्लस हो गया, ठीक है। तो ऐसे हमने लिख दिया। देखिए 20 प्लस 8 लिख दिए, अंक वाला एक तरफ और p वाला एक तरफ। आप चाहें तो p वाला इधर भी लिख सकते हैं, लेफ्ट राइट कोई दिक्कत नहीं है, और ये वाला इधर भी लिख सकते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमने ऐसा लिखा है वही बता रहे हैं। उसके बाद आपको स्टेप 3 में क्या करना है, p निकालने के लिए। तो p निकालने के लिए आपको सबसे पहले p बराबर लिख देना 28/14। तो ये 28/14 कहाँ से आया, तो देखिए 28, 20 और 8 28 हो गया, और 10 और 4 14 हो गया। इसको p हमने साइड निकाल दिया, तो ये 28/14, तो ये हमारा 2 बच गया। जैसे 28 दूनी 14 दूनी 28, ये 2 बच गया, समझ रहे हैं ना। यानी कि ये आपका जो है 20 और 8 इसे जोड़ने के बाद 28 आया था मेरा, और ये आपको p जो है निकाल देना है। p निकाल देने के बाद 10 4 14 हो गया, तो इन दोनों को जो है काटने के बाद 2 बचा, यानी p का मान है हमारा p बराबर 2 है, ठीक है। p बराबर 2 है दोस्तों। अब स्टेप 4 में क्या करना है, d और s ज्ञात करना है, और d और s कैसे ज्ञात होता है वो दिखाएंगे हम आपको। तो d बराबर हमको क्या लिखना है 20 माइनस 4 गुने 2, ये आपका क्वेश्चन वाला जो d रहेगा वही लेना है। तो देखिए d बराबर आपका क्या था क्वेश्चन में, चलिए एक बार देखते हैं दोस्तों। तो d बराबर देखिए 20 माइनस 4p है, तो हमने क्या लिखा 20 लिखा, ठीक है, 20 लिखा, माइनस 4 भी लिखा, और p के जगह पर हमारा p का मान 2 है, तो 2 यहाँ बैठाएंगे। तो ये क्या हो गया, देखिए d बराबर हमने फिर लिखा 20 माइनस 4 गुने 2, तो ये हो गया 20 माइनस 8, यानी कि 12 हमारा आ गया। कैसे आ गया, 12 आ गया। कितना आ गया, 12 आ गया। कैसे आ गया आप समझ गए, ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ p था, p का मान हमने 2 बैठाया, तो ये 8 आ गया, और ये हमारा क्वेश्चन वाला ही 20 है, इसको यहाँ से घटा दिए तो 20 आ गया, सॉरी 12 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा 12 आ गया। अब s का मान इसी तरह निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन में लिखा है 10p माइनस 8, तो s बराबर अब लिखेंगे 10 और p की जगह पर 2 और 8 का 8। तो देखिए आप 10 को 2 से गुना करते हैं तो 20 आ जाता है, और ये 8 का 8 है, ये भी 12 हमारा आंसर आ गया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो देखिए, जो संतुलन मूल्य है, यानी कि जिसको संतुलन मूल्य जो हम लोग दर्शाते हैं वो p दर्शाते हैं, p बराबर 2 हो गया, और आपका संतुलन मात्रा जो है वो ds बराबर 12 हो गया। तो ये आपका आंसर है, इसी तरह निकलेगा। बहुत ही ईजी है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को लिखना है, p को निकालना है, p को कैसे निकालना वो भी बता दिए हम। तो क्या करना है, p वाला को एक साइड कर लेना है, फिर आपको अंक वाला को एक साइड कर लेना है सभी। तो उसके बाद सब मतलब जो है p अंक वाला को एक तरफ जोड़ देना है, p वाला को एक तरफ जोड़ देना है, दोनों को जो है बटा में लिख के दोनों को काट देना है। जो भी आएगा 2 4 6 8 वो आपका p हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन वाला ही ले लेना है, s को एक बार ले लेना है, d को एक बार ले लेना है, फिर आपको p के जगह पर जो मान आया होगा उसको बैठा देना है, उसके बाद माइनस कर देना है, जो आपका आ जाएगा, और p आपका संतुलन मूल्य हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन अच्छे से आप समझ गए होंगे। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, देखिए बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है, और ये जरूर से जरूर पूछता है। कई बार आपको देखिए
एक्स वाई जेड तीनों का मान, यानी कि 3 समीकरण दिया रहेगा। कई बार आपको 2 ही समीकरण जिस तरह हमने लिखा वैसे दिया रहेगा। हम इसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरणों को क्रेमर नियम जो है, क्रेमर रूल, उसके द्वारा हल करना है। तो चलिए देखिए, आप क्वेश्चन देख लीजिए। 2x + 3y = 8 और x - y = -1। तो ये हमारा क्वेश्चन है। आगे आंसर समझेंगे। तो देखिए आंसर में स्टेप 1 में हमने क्या किया, डी ज्ञात करना है। आपको डी ज्ञात करना है। तो डी हमने कैसे लिखा, तो देखिए डी में आपका पहले आ गया, यहाँ देखिए आप ध्यान से देखिएगा, तो ये हमारा हो जाता है डी। ठीक है, डी हो गया। डी हमारा ये हो गया, सॉरी दोस्तों, ये पूरा का पूरा डी हो गया। ठीक है, डी पूरा का पूरा हो गया। तो कैसे लिखना है देखिए, तो डी ज्ञात कीजिएगा। तो ऊपर x को आप हटा दीजिए। ठीक है, x और y को निकाल दीजिए। तो ऊपर 2 है हमारा, नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। फिर ऊपर 3 है और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा। और जो प्लस का प्लस चिन्ह है, माइनस का माइनस चिन्ह है, वो भी हट जाएगा। सिर्फ हम वैसे ही लिखेंगे जैसे देखिए हमने लिखा है, यानी 2 का 2 लिख दिया, 3 का 3 लिख दिया। यहाँ जो है आपका प्लस में था तो 1 का 1 लिख दिया, ये माइनस में था इसलिए -1 आ गया। तो ऐसा पहले आपका डी ज्ञात कर लिए। उसके बाद क्या करना है देखिए, इसको जो है यानी कि टी बराबर जो आपका है 2 जो है उसको ऐसे करके और ऐसे करके आपको यानी करना पड़ेगा। ठीक है, यानी 2 बराबर तो -1, तो इसके साथ इसको ले लेना है। अब 3 और ये 1 को, ठीक है, इसको गुना कर लेना है। तो आप देखिए नॉर्मली अगर गुना करते हैं तो 3 गुने 3 हो गया, 2 और -1, 2 एकम 2 हो गया, -2 हो गया, तो ऐसे हो गया। अब डी बराबर हमारा -5 हो गया। फिर से समझिएगा आप। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये क्वेश्चन है, आपको x को अभी साइड रखना है, y को अभी साइड रखना है, और आपको d समझ लीजिए ये हमारा होता है। 2 के जगह पर 2 लिखेगा, 3 के जगह पर 3 लिखेंगे, यहाँ कुछ नहीं है 1 लिखेंगे, और यहाँ भी 1 लिखेंगे, लेकिन ये माइनस में है इसलिए हम माइनस लगाएंगे। अगर प्लस में रहता है तो हमको प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमने ये चीज़ लिख लिया। उसके बाद क्या कीजिएगा, इसको ऐसे कट के जोड़ना, यानी d बराबर देखिए 2 और -1 ये लिख दिया हम लोग, इसको गुना करना है। फिर 3 और 1 को गुना कर लेना, 3 एकम 3 हो गया, 2 और -1 को गुना किया तो -2 हो गया। तो d बराबर मेरा हो गया -5। ठीक है, आप समझ गए दोस्तों। अब हम लोग को क्या निकालना है देखिए, तो dx और dy ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, dx और dy। बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए जो आपका dx जो है उसको एक स्तंभ को, यानी कि आपका जो x वाला स्तंभ है उसके बराबर के बाद वाली संख्या 8 - 1 से बदले। 8 - 1 से ही क्यों बदलना है, तो वो देखिए ये आप यहाँ समझिए। ठीक है, जो आपका 8 - 1 है ये आपका इधर वाला है, तो जो x वाला मान है यानी EA वाला मान है इसको इससे बदलना है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो दोस्तों देखिए जो आपका x वाला मान है, देखिए ये x वाला मान है इधर साइड वाला, उसके जगह पर आपको 8 - 1 लिखना है। बाकी जो ये y वाला मान है, जो मान दिया गया है वो जैसे का तैसे लिखना है। तो चलिए कैसे लिखना है हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए dx बराबर ये हमारा होता है, dy में y का मान नहीं लिखते, सेम उसी तरह। तो देखिए इधर जो आपका था वो 8 - 1 हमने लिखा। अब इधर वाला सेम का सेम है, देखिए 3 का 3 है और -1 का -1, तो देखिए ये से लिखा। अब इसको सेम जिस तरह हमने ऊपर गुना किया था डी निकालने समय में, यानी कि यहाँ देखिए जिस तरह हमने गुना किया है उसी तरह से ऐसे करके ही गुना करना उसमें भी। तो चलिए कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे हमने इसे भी गुना कर दिया ऐसे करके, तो देखिए 8 - 1 फिर 3 - 1 इन दोनों को गुना कर देना है। तो कैसे आ जाएगा आपका, तो -8 -3, तो ये आपका हो गया dx बराबर -5, ये भी हो गया, यानी d बराबर -5 भी हो गया हमारा, और dx बराबर -5 ये भी हो गया हमारा -5। तो ये 2 निकल गया। अब dy निकालना है। तो dy निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमने x स्तंभ की जगह पर 8 - 1 रखा था। अगर y स्तंभ की जगह पर यानी कि इस वाले साइड की तरफ पर 8 - 1 रखना है, बाकी इस वाले साइड है जैसे कि तैसे लिखना है। तो चलिए वही करेंगे। तो देखिए वही चीज़ सेम लिखा है। तो इस वाले साइड में मेरा 2 यानी 2x है और नीचे सिर्फ x दिया गया है, तो x बराबर कुछ नहीं है तो यानी कि 1 है। तो ये हमने और उधर वाला मान जो है 8 - 1 रखना है, उस जगह पर रख लिया। अब इसे फिर उसी तरह कीजिए। कैसे करना है, तो देखिए इस तरह से आपको क्रॉस डाल के, तो dy बराबर 2 - 1 यानी 2 - 1 के साथ फिर 8 गुने 1 यानी कि ये, तो देखिए -2 और -8 यानी -10, यानी देखिए आपका जो मान निकला है वो d बराबर -5 निकला है दोस्तों।
dx बराबर निकला वो भी -5 निकला है, ठीक है। और आपका जो है वो dy बराबर क्या निकला है, तो dy बराबर आपका जो निकला है दोस्तों, dy बराबर -10 निकला है। तो ये हमारा मान आ गया। अब आगे हम लोग को क्या करना है वो देखते हैं। तो देखिए, तो ये अब आपको क्या करना है, स्टेप 3 जो आपका लास्ट स्टेप, यानी ये जो स्टेप है इसमें आपको x और y का मान ज्ञात करना है। अब ये कैसे करना है, तो देखिए क्या कीजिएगा, x बराबर पहले x का हम लोग निकालते हैं, तो dx और dy की जगह पर जो जो मान आया है, तो हमारा देखिए ध्यान रहिएगा, ऊपर देख लीजिए आप, dx का मान हमारा आया था -5 और d का भी मान आया था -5। हमारा सिर्फ dy का मान -10 आया, बाकी सबका -5 ही आया। तो ये दोनों को आप कट कर देते हैं तो आपका आ जाता है 1, देखिए है ना, तो 1 आ गया। अब y का भी सेम इसी तरह निकालना है, तो y की जगह पर dy बटा d, तो देखिए dy हमारा -10 आया था दोस्तों, और d जो हमारा है वो -5 है। तो ये दोनों को अगर कट करते हैं तो ये हमारा 2 बच जाता है, तो 2 आता है, यानी कि आपका x बराबर 1 आ गया, y बराबर 2 आ गया, यानी x बराबर 1 हम लिख देते हैं और y बराबर 2, तो यही हमारा जो है आंसर हो जाता है। चलिए आपको नीचे कैसे लिखना है देखिए, तो आंसर लिखा गया है, तो x बराबर 1 और y बराबर 2, तो इस तरह से आपको आंसर निकालना है बहुत ही अच्छी तरीके से। एक बार और रिवीजन करते हैं, क्या करना है, सबसे पहले आपको d निकालना है। d निकालने के लिए ऊपर जो x वाला मान है वो लिख देना है और नीचे उसका जो y वाला मान है ऐसे लिख देना है। फिर इस साइड वाला को भी इसी तरह लिख देना है दोस्तों, जो भी मान रहेगा वो, ठीक है। ये d निकालना है, ठीक है। d में आपको जो इधर वाला जो मान रहेगा उसको कुछ नहीं छेड़ना है। अब dx निकालने के लिए ये x वाला हटा देना है और इसके जगह पर जो बाहर वाला अंक है उसको रख देना है। फिर y निकालने समय में इसको हटा देना है और इस साइड, मतलब इस साइड जो है वो बाहर वाला मान रख देना है। उसके बाद आपका dy भी निकल जाएगा। फिर आपको x निकालना है और y निकालना है, यानी कि दोनों को भाग देके और जो भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको न्यूमेरिकल्स करना है। हमने बस इतना ही लिखा है और यही न्यूमेरिकल्स अगर आप कर लेते हैं तो आपका अच्छा खासा नंबर आ जाएगा, क्योंकि जो है यही पूछा जाता है बार बार। आपको इस जगह पर अंक अलग रहेंगे, लेकिन बनाने का तरीका यही रहेगा। 1-2 न्यूमेरिकल्स वैसे हैं जो थोड़ा हार्ड भी थे, थोड़ा अलग भी थे, इसके मतलब जो हमने इसमें बताया ही नहीं है, तो वो भी आप अपने से कर लीजिएगा। वो सब बताने का टाइम नहीं रहा है, आपके यहाँ जो है एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। बस आप जल्दी से जल्दी यही अच्छे से कर लीजिए। थोड़ा भी हेल्पफुल लगा एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।